चलिए ठीक। चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। जिस प्रकार हम लोग बिहार दुर्गा या फिर अन्य एग्जाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज पिछले क्लास हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने का हम लोग सोचा था, लेकिन एक एक पार्ट में हम लोग 1 से लेके 50 तक के प्रश्न को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम लोग उसी का पार्ट 2 जो है, जिसमें हम लोग 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टेस्ट सीरीज जो पार्ट 2 है, आज हम करने वाले हैं, जिसमें आपका प्रश्न है 51 से लेके 100 तक का। और अगर आप लोग चाहें तो इस प्रश्न को यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप जो हम लोग का वीडियो है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक टेस्ट का, वहां पे जाके आप इस प्रश्न में जितने भी 1 to 100 प्रश्न जो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है और सभी को उस टेस्ट को आप लोग को सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए आप लोग आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पे सीधे। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं 51 से लेके कुल 100 तक के प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 51 दे रखा है या मिलाने के लिए एक तरफ दे रखा है कुछ यंत्र और उधर दे रखा है उसकी सूची 2, जिसमें हमें उसको मिलाना है। ठीक है, चलिए पहला में दे रखा है डायनमो। जो डायनमो है, ये जो डायनमो है, डायनमो तो डायनमो का काम क्या होता है? जो डायनमो होता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, और इसी डायनमो का ही बड़ा रूप कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र, या इसको हम लोग बोल देते हैं जनरेटर। जनरेटर, तो जनरेटर की बात करें या फिर हम डायनमो की बात करें, डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद जो सेलेनोमीटर है, सेलेनोमीटर का काम होता है कि जो पानी की क्षारीयता है, उस पानी की क्षारीयता को ये मापता है। तो सेलेनोमीटर पानी की क्षारीयता को मापता है। उसके बाद है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर होता है द्रव या फिर गैस के दाब को मापता है। तो मैनोमीटर का काम है द्रव या गैस के दाब को मापना। उसके बाद है फोटोमीटर। जो फोटोमीटर है, इसके माध्यम से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन हो गया हम लोग का डी। इसके अलावा भी अगर हम कुछ और अलग हम इसमें एक दो अगर और हम यंत्र की अगर बात करें, जैसे जैसे हमने कहा फोटोमीटर। फोटोमीटर, तो फोटोमीटर के द्वारा हम लोग वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं। फोटोमीटर के द्वारा हम लोग वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं। इसी तरह हम लोग हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता को। उसके बाद एक है आपका ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर के माध्यम से हम लोग पौधे की लंबाई को मापते हैं। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई को ऑक्जेनोमीटर से मापते हैं। इसके अलावा एक और यंत्र की बात कर रहे हैं, उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, और इस क्रेस्कोग्राफ के द्वारा हम लोग पौधे की वृद्धि को मापते हैं। पौधे की वृद्धि को मापते हैं। इसके अलावा एक दो यंत्र का नाम और याद रखना है। जैसे हमने कहा अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर के द्वारा हम लोग ऊंचाई को मापते हैं। उसके बाद एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग घनत्व को मापते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर, यहाँ से इससे हम लोग आर्द्रता मापते हैं, और यह है हाइड्रोमीटर, जिससे हम लोग घनत्व मापते हैं। उसी तरह हमें ध्यान रखना है, जैसे सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफ से हम लोग जो भूकंप है, उस भूकंप को रिएक्टर स्केल पे मापते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा हम लोग किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। वाहन वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी।
वाहन द्वारा तय की गई दूरी। उसी तरह ध्यान रखना है और आपको एमीटर, एमीटर के द्वारा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। उसी तरह का आपका है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं विभव को। ठीक है, चलिए सारा ध्यान रखना है बिजली के खिलाफ। ठीक है, तो फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, ऑक्सीजनोमीटर से पौधे की लंबाई मापते हैं, क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापते हैं, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापा जाता है, और ओडोमीटर से वाहन की द्वारा तय की गई दूरी। उसी तरह होता है एक स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग वाहन की चाल को मापते हैं, वाहन की चाल यानी स्पीड, वाहन की चाल को मापते हैं हम लोग स्पीडोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए हो गया, लिख चुके हैं। इसके अलावा एक दो और ध्यान रखना है आपको, एक और ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इसके माध्यम से हवा की गति मापते हैं, हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं यंत्र जिसका नाम है एनीमोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आंदोलन और संगठन का नाम दे रखा है और हमें मिलाने के लिए बोला है। तो पहला दे रखा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ। अगर हम इस अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की बात करें तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना किया गया है 1932 में। इसकी स्थापना की है महात्मा गांधी के द्वारा, और ये जो महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया है, थोड़ा सा इस प्रश्न को थोड़ा सा सही करेंगे। चलिए जी, चलिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसकी स्थापना किए हैं महात्मा गांधी, और इसे ही आगे चलकर कहा गया हरिजन सेवक संघ, इसे ही आगे चलकर कहा गया हरिजन हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। तो ध्यान रखना है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किए हैं महात्मा गांधी, और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1932 में हुआ है। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ है 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ 1936 में, और ये कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और इनको स्थापित करने वाले कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, इन्हीं के द्वारा जो है 1929 में, इन्हीं के द्वारा 1929 में स्थापित किया गया बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा। उसके अलावा एक ध्यान रखना है, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, इसका संबंध है किसान आंदोलन से, और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, उसका नाम याद रखना, उसका नाम है हुंकार। ठीक है, हुंकार। ठीक है, चलिए उसके बाद दे रखा है आत्मसम्मान आंदोलन, और इसके सामने दे रखा है ईवी रामास्वामी। तो ध्यान रखना है, ये आपका सही है, ये भी सही है। और आत्मसम्मान आंदोलन, इसकी शुरुआत किया गया है 1925 में, और इसको करने वाले हैं ईवी रामास्वामी, और इस ईवी रामास्वामी को हम लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ईवी रामास्वामी है, इसे द्रविड़ आंदोलन का जनक कहा जाता है, इन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस ईवी रामास्वामी के द्वारा शुरू किया गया था एक आंदोलन, जिसको बोलते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। इसके अलावा जो ईवी रामास्वामी है, इन्हें पेरियार के नाम जानते हैं, और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं सच्ची रामायण, सच्ची रामायण। सच्ची रामायण की रचना किया गया है किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी नायकर, या इसको बोलते हैं पेरियार। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर, या इसको कहा जाता है पेरियार। ठीक है, चलिए इसमें बोला है कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें तीनों युग्म क्या है? सुमेलित। ठीक है, इसमें तीनों युग 1 2 3 क्या है? तीनों सुमेलित। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला है 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच विभाजन का मुख्य कारण क्या था? और आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ है बंबई में, और उस कांग्रेस के संस्थापक थे उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू सी बनर्जी को,
लेकिन कांग्रेस में शुरुआती अवस्था में जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें जो कांग्रेस था उसमें कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक, इसको हम लोग उदारवादी युग कहा जाता है। इस युग में क्या था कि कांग्रेस में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा था, नरम दल वाले लोगों की संख्या क्या था उसमें ज्यादा था, जिस कारण क्या था कि जो नरम दल वाले थे ये अपने बातों को अंग्रेजों के सामने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रखते थे, अपना एक डेलीगेशन भेजते थे, जिस कारण क्या था कि इसका विरोध क्या करते थे, कौन, गरम दल वाले। तो हुआ ये 1907 में एक अधिवेशन होता है, कहाँ पे, सूरत में। और सूरत का जो अधिवेशन हुआ है, सूरत सूरत का अधिवेशन हुआ है 1907 में कांग्रेस का। और इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक है नरम दल, एक नरम दल, और एक बढ़ जाती है गरम दल। नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस में क्या हो गया, फूट हो गया। नरम और गरम, नरम दल गरम दल, ठीक है। और इसमें प्रश्न पूछा है कि आखिर इस फूट का कारण क्या था। फूट का कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की जो वार्ता करने की जो क्षमता था, इससे चरमपंथी, धारक नरमपंथी और गरमपंथी को हम लोग चरमपंथी के नाम से भी जानते हैं। तो गरमपंथियों का नरमपंथी में विचार का, विश्वास का था, अभाव था। मतलब नरम दल वाले जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा करते थे अंग्रेजों के सामने, उसमें भरोसा नहीं जताते थे, कौन, गरम दल वाले। इसलिए क्या था कि दोनों की, जो नरम दल वाले, गरम दल वाले, दोनों की विचारधारा क्या है, अलग अलग है। इसमें आपको गरम दल के कुछ महत्वपूर्ण नेता, जिसको हम लोग लाल बाल पाल के नाम जानते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और एक व्यक्ति है उसका नाम है विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष, ये सब जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो गरम दल वाले हैं। और गरम दल की जो विचारधारा है वो नरम दल की विचारधारा से बिल्कुल क्या था, अलग था। और इसी तरह ध्यान रखना है कि कांग्रेस में फूट पड़ गया 1907 में, लेकिन इस कांग्रेस का फूट 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाके क्या हो गया, दोनों में मेल हो गया। यानी कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में मेल कब हो गया, 1916 में। यहाँ के इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो 1907, तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ा है, 1907 में, और दोनों में मेल कब हुआ है, 1916 में, ठीक है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना ये प्रश्न को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है, 1906 में हुआ है। कहाँ हुआ है, ढाका में हुआ है। और मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन, आगा खां और सलीमुल्लाह। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को प्रवेश, लॉर्ड मिंटो ने 1909 में क्या लाया था, मार्ले मिंटो सुधार। और इस मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और इस लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यह इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। पहला ऑप्शन है भारत में अल्पसंख्यक की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान की बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए। क्योंकि जो रेडक्लिफ है, सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनता है, और इसी रेडक्लिफ की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा सिफारिश किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए। और भारत और पाकिस्तान की भी जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और जो रेडक्लिफ रेखा ये कब खींचा गया है, तो ध्यान रखना है 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 खींचा गया है रेडक्लिफ रेखा, जो किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। और भारत में बात करेंगे तो भारत में किस राज्य, कौन सा राज्य होगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया है, 1914 में। उसी तरह ध्यान रखना है, जो डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा ऐसे तो खींचा गया था उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान की बात करें जो डुरंड रेखा है, सॉरी, उसमें खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन वर्तमान में ये डुरंड रेखा किसके बीच में है, ध्यान रखना है, पाकिस्तान और किसके बीच, अफगानिस्तान। वर्तमान डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए, चलिए, 1893 94 में खींचा गया था डुरंड रेखा, ठीक है।
चलिए, यह है रेड क्लिफ समिति। इसका उद्देश्य था क्या करना? तो इसका उद्देश्य था सीमा का निर्धारण करना भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि 1928 में आया था भारत में कौन सा आयोग? साइमन कमीशन या साइमन आयोग। 1928 में आया था भारत में साइमन आयोग, और इस साइमन आयोग का विरोध किया गया, और साइमन आयोग का विरोध भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है। इसी 1928 में भारतीय वायसराय जो हैं इरविन, और भारतीय सचिव जिसका नाम है लॉर्ड बर्केनहेड, तो लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय लोगों को एक चुनौती दिया, किसके लिए? तो सर्वसम्मति से अपना एक संविधान बनाने के लिए। और इसी 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया क्या? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश ने मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब मना कर दिया तो महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को कि अगले वर्ष 1 साल हम लोग इंतजार कर लेते हैं, और अगर इस नेहरू रिपोर्ट में किस चीज की मांग किया गया था? डोमिनियन स्टेट। अगर अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेट नहीं देते हैं तो हम अगले वर्ष एक अधिवेशन करेंगे, उसमें हम लोग किसकी मांग करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और अगला अधिवेशन रखा गया कब? 1929 का। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। 1929 का अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो बनते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में नारा दिया जाता है किस चीज का? पूर्ण स्वराज का। नारा दिया गया पूर्ण स्वराज का। और इसी अधिवेशन में कहा गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। और इसी अधिवेशन में एक बात और कहा गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएगा भारत? अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। तो भारत अपना मनाएगा पहला स्वाधीनता दिवस। तो प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न दे रखा है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो ध्यान रखना है, जो बीजक है ये बीजक संत दादू दयाल नहीं, बल्कि जो बीजक है यह है कबीरदास। कबीरदास के कबीरदास के उपदेशों का संकलन है, जिसको हम लोग बीजक के नाम से जानते हैं। कबीरदास के गुरु हुए हैं रामदास, और ये जो कबीरदास है इनके उपदेशों का जो संकलन है उसी का नाम है बीजक। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। पूछा इसमें कौन सही है। उसके बाद बोला है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रस्तावित किया या प्रतिपादित किया, ये भी आपका गलत। ठीक है, पुष्टि मार्ग के जो दर्शन है इसको माधवाचार्य नहीं बल्कि इसको प्रस्तावित किए हैं या प्रतिपादित किए हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अब सुनिए आंसर, देखिएगा यहाँ पे हमें समझना है कि भक्ति भारत में जब भक्ति आंदोलन शुरू होता है तो ध्यान रखना है उसमें एक दो भारत के एक व्यक्ति है, महान व्यक्ति, उसका नाम है आदिगुरु शंकराचार्य। और शंकराचार्य के द्वारा एक धारणा प्रस्तुत किया गया है, अवधारणा दिया गया है उनके द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। और इस अद्वैतवाद का मतलब होता है जिसमें अद्वैतवाद का मतलब ईश्वर एक है। इसमें अद्वैतवाद की जो अवधारणा है वो दिया गया है आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा। इसमें कहा गया है कि जो आत्मा है और परमात्मा है दोनों क्या है? एक है। और इसको कहने वाले हैं आदिगुरु शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत को आगे खंडन किया गया, अद्वैतवाद के सिद्धांत खंडन किया गया, उसको कहा गया द्वैतवाद। और इस द्वैतवाद को खंडन किए, इसमें कहा गया कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? अलग अलग है। इसको खंडन किए थे माधवाचार्य। माधवाचार्य। ठीक है, उसके बाद आया जिसको हम लोग बोलते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद। और इसको प्रतिपादित किए हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। इसके अलावा अगला है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। और इसको प्रतिपादित किए हैं जिसका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। और एक और ध्यान रखना आपको, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। और इस विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक है, उसका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए इसमें हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इसमें हो जाएगा आपका ना तो एक
ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न आता है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है और द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, सभी को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चुके यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए 1813 चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट में कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। 1813 चार्टर एक्ट में कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें भी भारतीयों, ये भी आपका भारतीयों की शिक्षा संबंधित ये प्रावधान था 1823 में। उसके अलावा प्राच्य विवाद और आंग्ल विवाद, ये भी आपका प्राच्य विवाद का मतलब होता है कि भारतीयों को प्राचीन शिक्षा, जो प्राचीन पद्धति चल रहा है शिक्षा देने का, उसमें दिया जाए, या फिर जो भारतीय को जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो दिया जाए। ये जो प्राच्य विवाद और जो आंग्ल प्राच्य विवाद है, इसका भी संबंध भारतीय को शिक्षित करने से ही है। तो ध्यान रखना है इसमें कि भारतीयों की शिक्षा संबंधी जो भी चीजें हैं उसमें आपका 1813 चार्टर एक्ट ये भी है और आपका ये भी है। इसमें आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है उसे कहा जाता है 1854 का, इसको बोलते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसे कहा जाता है भारतीयों की शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और ये आया कब था, 1854 में। और इस 1854 में भारतीय जो वायसराय है, या सॉरी भारतीय जो गवर्नर जनरल है उसका नाम क्या है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय लाया गया था क्या, वुड डिस्पैच, और इसे कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 9 से 12 जनवरी 2026 के मध्य दूसरा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। 9 से 12 जनवरी को आयोजित हुआ है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। और इसका लक्ष्य है 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को विकसित भारत के लिए अपने विचारों को अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय मंच क्या करना, प्रदान करना, और युवा नेतृत्व को क्या करना, बढ़ावा देना है। इसमें दोनों कथन आपका क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये जो 12 जनवरी है, इस 12 जनवरी को मनाते क्या है, तो 12 जनवरी को मनाते क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, उसके बाद जो आपका 9 जनवरी है, इस 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था, इसलिए मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ क्या थे। जो प्रमुख पेय पदार्थ है, उसमें सॉरी जो अपन पदार्थ, इसको हम लोग स्टेपल कमोडिटीज कहते हैं। इसमें कौन कौन सा था, यहाँ से मतलब कि जो ब्रिटिश जो थे यहाँ से भारत में मुख्य रूप से बंगाल से किस किस चीज का यहाँ से निर्यात क्या करते थे, यहाँ से सामान को ले जाते थे ब्रिटेन। तो कौन कौन सी चीज है, वो है आपका कपास है, रेशम है, सोरा है, और क्या है, अफीम है। तो कपास, रेशम, सोरा और क्या है, अफीम है। ठीक है, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। और अगर हम बात करें भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। और विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है चीन में। और भारत में सबसे अधिक मूंगा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। ठीक है, और रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है, कपास के लिए है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था किस लिए। तो सुनिए, एक भारतीय वायसराय है, उसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। और ये जो लॉर्ड वेलेजली है, इस लॉर्ड वेलेजली अपने आप को कहा करता था बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। और जो लॉर्ड वेलेजली है, इसके द्वारा शुरू किया गया था एक संधि जिसको बोलते हैं हम लोग सहायक संधि। तो सहायक संधि की शुरुआत करने वाले हैं
लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि की शुरुआत ऐसे तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में सर्वाधिक सहायक संधि का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो किया किसने, लॉर्ड वेलेजली ने किया है। और इस जो सहायक संधि है, इस सहायक संधि के तहत सबसे पहले जिस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि को एक्सेप्ट किया उसका नाम था क्या, हैदराबाद। तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकारने वाला राज्य का नाम क्या था, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ने 1798 में सबसे पहले इस सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है कि प्रश्न हमारा यह है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। तो कलकत्ता में सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य यह था कि जो ब्रिटिश नागरिक थे उसको भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना। जो भी ब्रिटिश नागरिक थे उसको भारत में प्रशासन किस प्रकार चलाया जाए उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। कहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, वह है कलकत्ता में। स्थापना कब हुआ, 1800 में। किसने स्थापित किया है, लॉर्ड वेलेजली ने किया है। ठीक है, और वेलेजली के द्वारा कौन सा संधि शुरू किया गया था, सहायक संधि। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखना है, जो कॉर्नवालिस है, ये कॉर्नवालिस, इस कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में शुरू किया गया है एक जमींदारी प्रथा, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। और इस अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। इसे जमींदारी कानून का नाम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो किसान यानी कि जो जमींदार, किसान और अंग्रेजों के बीच में जो टैक्स वसूलने काम करेगा, कौन करेगा, वो जमींदार करेगा। इसलिए इस कॉर्नवालिस के अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो कॉर्नवालिस के द्वारा जो शुरू किया गया उसमें पूछा यह है कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला है राजस्व संग्रहण के रैयतवारी बंदोबस्त। तो ध्यान रखना, रैयतवारी बंदोबस्त की इसने शुरुआत नहीं किया है। रैयतवारी बंदोबस्त को शुरू करने वाले कौन है, रैयतवारी बंदोबस्त को शुरू किया गया है कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें बोला है अस्थाई बंदोबस्त। बिल्कुल, कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सा बंदोबस्त शुरू किया गया है, अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू था, ध्यान रखना है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा। और इस अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। सूर्यास्त, अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो कॉर्नवालिस का जो समाधि स्थल है कहाँ है, गाजीपुर। कॉर्नवालिस का समाधि स्थल गाजीपुर है। गाजीपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कॉर्नवालिस को बोलते हैं भारतीय सिविल सेवा का जनक। तो भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, इस सब के जनक कहे जाते हैं कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा जो रैयतवारी बंदोबस्त है, रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत किया है कैप्टन डीड और मुंडो। रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाले हैं कैप्टन डीड और मुंडो। इसके बाद एक आपका बच जाता है महलवारी। महल का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, महल का मतलब होता है गांव या टोला, मोहल्ला। महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत किया है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था महलवारी बंदोबस्त। और ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों आपका जमींदारी संबंधित ये कानून है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और एक का है महलवारी बंदोबस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का केवल दो। इसमें केवल दो सही। ठीक है, इसमें है हमारा केवल दो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला है, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत की लेटराइट मिट्टी, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। तो पहला प्रश्न यह है कि जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। ध्यान रखना है, लॉ से लेटराइट, लॉ से लाल। तो लेटराइट मिट्टी हल्का होता है लाल रंग का। इसके अलावा बोला है इसमें नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। नहीं, जो लेटराइट मिट्टी होता है इसमें नाइट्रोजन और पोटास क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन, पोटास और क्या, ह्यूमस। नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस कमी होती है। और भारत की अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस क्या होती है, कमी ही होती है। दूसरा कथन क्या है, गलत। इसका मतलब बोला है इनका
उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान में नहीं, राजस्थान में इसका विकास ज्यादा नहीं हुआ, राजस्थान मरुस्थलीय मिट्टी है वहाँ पे। उसके बाद बोला इस मिट्टी में टेपियोका, बिल्कुल टेपियोका और काजू खेती होता है, सही बात। टेपियोका और काजू, टेपियोका उसी को बोलते हैं जिससे हम लोग साबूदाना बनाते हैं, ठीक है। टेपियोका हो गया, काजू हो गया, इसके बाद रबर की खेती करते हैं इसमें। इसके बाद किसकी खेती होता है? चाय की खेती होता है। इसके अलावा किसकी क्या होता है? कॉफी होता है। इसके बाद क्या होता है? मसाला होता है, ठीक है। तो चाय, कॉफी, जो रबर है, मसाला है, इन सब की खेती करते हैं किसमें? लेटराइट मिट्टी में करते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का एक सही है, और क्या सही है? 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। अब सुनिए, जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मिलता है केरल के तट पर, और इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। तो भारत में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी मिलता है कहाँ पे? वो आपका कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? केरल। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी मिलता है केरल में। लेकिन ध्यान रखना है, केरल के अलावे भी कुछ राज्यों में लेटराइट मिट्टी मिलता है। केरल के अलावे, क्योंकि केरल के बगल में कौन सा राज्य? कर्नाटक है, थोड़ा बहुत मात्रा में कर्नाटक में भी मिलेगा मिट्टी। इसके अलावा असम, असम में भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलेगा, क्योंकि असम में भी चाय खेती होता है। इसके अलावा ये कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में एक वर्ड है, उसका नाम है लैटर, और इस लैटर का, लैटर जो होता है इसका अर्थ होता है यहाँ पे ईट, लेटर का अर्थ होता है यहाँ पे ईट, ठीक है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी, जो लेटराइट मिट्टी है, इसके लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? वर्षा। तो अधिक वर्षा और तापमान, अधिक वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ज्यादा ज्यादा वर्षा इसको चाहिए। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं निक्षालन। मतलब जो महीन कण होते हैं कहाँ हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, कंकरीला कण ऊपर आ जाते हैं, इसको निक्षालन कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी में जो लोहा है और जो एल्युमिनियम है, लोहा और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाता है किसमें? लेटराइट मिट्टी में, ठीक है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी थोड़ा बहुत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। लेटराइट मिट्टी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। लेटराइट मिट्टी और कहाँ देखने को मिलेगा? असम में। और कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय में, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में होता है। तो मेघालय में हो गया, उसके बाद आपका उड़ीसा में हो गया। सबसे अधिक की बात करेंगे तो क्या होगा? केरल की बात करेगा। और भारत की जो सबसे ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है, उसका नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा। लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु मिलेगा। लाल मिट्टी सबसे अधिक मिलेगा तमिलनाडु मिलेगा। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और मिट्टी विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। और भारत में ICAR के द्वारा कितने प्रकार की मिट्टी बांटी गई है? 8 प्रकार की, ठीक है। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बैरनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? बैरनद्वीप। और ये बैरनद्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो बैरनद्वीप अंडमान निकोबार में स्थित एक ज्वालामुखी है, जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। इसके अलावा बोला है कि बैरनद्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। बिल्कुल ये गलत गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको जो हम लोग का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पे जो अंडमान है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, साउथ हो गया, लिटिल हो गया, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, कौन है? ग्रेट निकोबार, ठीक है। और ये जो नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, और ये आपका है मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है कौन सा द्वीप? कौन सा? बैरन द्वीप। तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है कौन सा? बैरन द्वीप। और ये बैरन द्वीप क्या है? एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा उत्तरी अंडमान के पूर्व में इसको बोलते हैं नारकोंडम, जो क्या है? एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। और यहाँ पे आपका है बैरन। तो बैरन क्या है? सक्रिय। नारकोंडम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा क्या बोला है? ध्यान रखना, ये बोला है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग इतना पूर्व में है। नहीं, ग्रेट निकोबार आपका यहाँ है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ये क्या है? ग्रेट निकोबार। ये आपका 100% ये गलत। उसका बोला है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। बिल्कुल गलत बात, ठीक है। 1900, उसके बाद ये 2017 में इसमें विस्फोट हुआ है, यहाँ से ज्वालामुखी फटा है। 2025 में भी यहाँ से विस्फोट हुआ है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला है। ये भी आपका गलत है। इसमें आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय का मतलब यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ वहां से ज्वालामुखी क्रिया हमेशा होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला है, भारत के निम्न में किस क्षेत्र में जो है मैंग्रोव वन सदा
सदापर्णी वन जिसको हम लोग बोलते हैं सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एक है पर्णपाती वन जिसको हम लोग पतझर वन के नाम जानते हैं। तो बोला है किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन मिलता है? वो कौन सा क्षेत्र है? वह है अंडमान निकोबार का क्षेत्र। अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में ये सारी वनस्पति देखने को मिलता है, मैंग्रोव वनस्पति, सदाबहार वनस्पति और एक आपका है पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक वन कौन सा पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय कौन सा वन? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और उसमें भी कौन सा पर्णपाती वन? आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे मिलता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला बोला है कि केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कथन सही है गलत है? सही है। जितने भी मंत्री परिषद होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाब दे? संसद के प्रति। सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाब दे होते हैं। ये गलत है कि सही है? ये आपका गलत इसलिए है क्योंकि मंत्री परिषद संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति। संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं है। संसद का मतलब लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, संसद के 3 अंग भी है, राष्ट्रपति भी है। ध्यान रखना है तो केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अच्छा अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संसद नहीं, लोकसभा के प्रति। उसके बाद है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल, जो भी मंत्री है राष्ट्रपति क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसलिए जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाब दे होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। इसके अलावा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो भी इंफॉर्मेशन किसको सूचित करेगा? राष्ट्रपति को। इसमें क्या है सही? 2 और 3, तो केवल 2 और 3 क्या है सही है, एक आपका गलत। ठीक है, चलिए अगला है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो प्रश्न ये बोला है कि अगर किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां पे किस किस चीज में बदलाव होता है और किस में बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति शासन है, इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा होता है अनुच्छेद 356 के तहत, और ये कौन करते हैं इसकी घोषणा? राष्ट्रपति करते हैं। और अगर किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति, और ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन लगता कब है? तो जब किसी भी राज्य में अगर वहां की व्यवस्था, जब किसी राज्य में लोकतंत्र या फिर जब वहां की संवैधानिक व्यवस्था अगर पूरी तरह से विफल होने लगे, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या करते हैं? अनुशंसा करते हैं, और राज्यपाल के अनुशासन पर ही राष्ट्रपति क्या लगाते हैं? उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगता किस अनुच्छेद के तहत है? 356 के तहत। अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है, तो होगा क्या कि वहां की जो मंत्री परिषद होगा उस मंत्री परिषद क्या किया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। मंत्री परिषद क्या हो जाएगा? भंग। उसके बाद बोला है राज्य विधानसभा का विघटन। अब देखिए राज्य विधानसभा का विघटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखना है राज्य विधानसभा का विघटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला है स्थानीय निकायों को विघटन। स्थानीय निकाय पे कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। स्थानीय निकाय मतलब जो पंचायत है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें बोला है क्या आवश्यक नहीं है? 1 और 3 आवश्यक नहीं है, बाकी ये तो हो जाता है। क्या होगा आंसर? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए और ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन को संसद से अनुमोदन जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गया है तो एक बार में राष्ट्रपति शासन कितने माह के लिए घोषणा होता है? 6 माह के लिए, और उसको 2 महीने के अंदर संसद से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन कराना पड़ेगा। तो 2 माह के अंदर उसको संसद का अनुमोदन मिलना आवश्यक है, अदरवाइज राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय तक के लिए रख सकता है? 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लाया जा सकता है कितना वर्ष? 3 वर्ष के लिए। और अगर हम बात करें बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बिहार में कितनी बार लगा है? तो बिहार में लगा है कुल कितनी बार? 8 बार। तो बिहार में लगा है कुल 8 बार। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1968 में, बिहार में पहली बार लगा 1968 में, और बिहार में 8वीं बार कब लगा? 2005 में। ठीक है, तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, चलिए अगला है नेक्स्ट। अगला है गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत एफआरपी। गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत यानी एफआरपी इसको बोलते हैं, किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? मतलब गन्ना को उचित लाभप्रद कीमत उपलब्ध करवाया जाता है किसके द्वारा? हो जाएगा आपका जिसको हम लोग बोलते हैं
कृषि लागत और कीमत आयोग, CACP, ठीक है, कृषि लागत और कीमत आयोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ा जाए, ठीक है, थोड़ा सा पानी, चलिए पढ़िए अगला प्रश्न। चलिए इसमें बोला है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। पहला बोला है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। विषाणुओं में किसी प्रकार की ऊर्जा बनाने के लिए किसी प्रकार के एंजाइम्स उसमें नहीं होते हैं। अगला है विषाणुओं को किसी भी प्रकार किसी भी संश्लेषित माध्यम में, बिल्कुल नहीं, किसी भी संश्लेषित माध्यम में नहीं, मतलब विषाणु किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये आपका कथन गलत है, ठीक है। उसके बाद बोले विषाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में संचारण करने के लिए जैविक संभागों के द्वारा ही होता है, ठीक है, ये भी आपका कथन गलत, इसमें केवल आंसर होगा इसमें केवल एक, ठीक है। और ध्यान रखना है विषाणु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस, इस वायरस की खोज किसने किया है, इवानोवस्की। वायरस की खोज करने वाले कौन है, इवानोवस्की है। और वायरस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गन है, मतलब ये क्या है, अकोशिकीय है, मतलब इसमें कोशिका नहीं होता है, ये अकोशिकीय जीव है, और इसलिए इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी, ठीक है, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है किसको, वायरस। और इस वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। वायरस का सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है, सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए। अगर अगर आरएनए है इसको बोलेंगे कौन सा वायरस, राइनो वायरस। अगर आरएनए होगा तो उसको बोलेंगे राइनो वायरस, और अगर डीएनए होगा क्या बोलेंगे उसको, एडिनो वायरस, ठीक है। अगर किसी वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है तो उसको बोलेंगे एडिनो वायरस, और अगर आरएनए है तो उसको बोलेंगे राइनो वायरस, ठीक है। वायरस की खोज क्या है, इवानोवस्की, और इवानोवस्की ने खोज किया था किसमें, तंबाकू में, उसका नाम था टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। अगला है विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से कौन जारी करता है, तो ध्यान रखना इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था उसका नाम है विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक। और विश्व विकास रिपोर्ट भी जारी यही करता है, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट को भी जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। और जो विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ है, तो ध्यान रखना है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ है। और इस 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान दो संस्था की स्थापना हुआ, ठीक है। और इसको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स की जुर्मा संस्था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के दौरान दो संस्था बना, एक का नाम रखा विश्व बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इसका नाम था IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। उसके बाद एक संस्था उसका नाम क्या है, IMF, ठीक है। तो IMF और विश्व बैंक को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स की जुर्मा संस्था। और इन दोनों का मुख्यालय, विश्व बैंक और IMF का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ठीक है। तो विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ठीक है। और ये आपका है एशियाई विकास बैंक, इसको बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना हुआ है 1966 में, इसका मुख्यालय है मनीला। और मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ADB का मुख्यालय है फिलीपींस मनीला, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। थोड़ा सा एक प्रश्न आपका इधर आइएगा,
ये वाला प्रश्न, इसको थोड़ा सा सही से आंसर करना है। इसका आंसर ये होगा, इसमें जो आंसर लगाना है थोड़ा सा इसको सही कर लेना है। इसका आंसर ए कर लीजिएगा ये, ठीक है। गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत को अनुमोदन किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और नीचे बोला है इनमें से कौन जो है दृष्टि भ्रम है, कौन इसमें से दृष्टि भ्रम है, ठीक है। चलिए पहला है गोधली में सूर्य का अमाप, गोधली में सूर्य का जो अमाप है वो बदला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। गोधली में सूर्य का अमाप ये भी एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है, ऐसा होता नहीं बल्कि हमेशा दिखता है, तो वो भी आपका दृष्टि भ्रम है। और ये घटना किसके द्वारा होता है, अपवर्तन के द्वारा, ठीक है। उषा काल में सूर्य का रंग उषा काल में हल्का क्या दिखाई देता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है, ठीक है। उसके बाद बोला है उषा काल में चंद्रमा का दिखना, तो उषा काल में चंद्रमा का दिखना कोई दृष्टि भ्रम नहीं है, ठीक है। उषा काल में चंद्रमा दिखता है और ये पृथ्वी के घूर्णन कारण होता है, ये कोई दृष्टि भ्रम नहीं है। उसके बाद है आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। तो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। बस हमें दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, और आकाश में ध्रुव तारा दिखना ये भी कोई दृष्टि भ्रम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ध्यान रखना है अपवर्तन, इस अपवर्तन के कारण क्या होता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का हल्का क्या दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में रखा हुआ लकड़ी हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद इसी अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इसी अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के 2 मिनट पहले सूर्य क्या हो जाते हैं, दिख जाता है। इसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल, ठीक है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है कैसा, लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। अगला है कथन पर विचार करना है, विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। प्रश्न बोला है विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। और दूसरा बोला है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। हमसे पूछा है इसमें से कौन सही है, सुनिए देखिए। अगर मान लीजिए प्रश्न बोला है कि विधानसभा का अध्यक्ष अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह गया, मतलब कि विधानसभा का अध्यक्ष वही होता है जो विधानसभा का सदस्य होता है, ठीक है। मतलब विधानसभा का अध्यक्ष वही होगा जो विधानसभा का सदस्य होगा। अगर वो विधानसभा का सदस्य है ही नहीं तो विधानसभा का अध्यक्ष वो नहीं होगा तो क्या होगा, पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, बिल्कुल नहीं। विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया विधानसभा का अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता है। ये कथन आपका गलत है, आंसर हो जाएगा इसमें केवल 1, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये कथन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद बोला है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएगी, नहीं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जितने भी कार्यपालिका का जो भी काम होगा सब किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है। ध्यान रखना है तो भारत के संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये इसमें आंसर क्या आ जाएगा, केवल इसमें एक क्या है, सही है, दूसरा कथन आपका गलत, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित कथन विचार करना है। बोला है कि जैव मात्रा के अवशेषों के दहन से वायुमंडल में कौन सा गैस मुक्त होगा। जब फसल या फिर किसी जैव अंश को हम लोग दहन करेंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, यहाँ से मीथेन भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, ओजोन भी निकलेगा, सारा सारा इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, 4 सारा आंसर, ठीक है।
चलिए, इसके बाद एक गैस लिखा उसका नाम क्या है, मीथेन। तो बताइएगा जो मीथेन है, इस मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन को कौन सा गैस कहते हैं, बायोगैस। मीथेन को बोलते हैं बायोगैस। और क्या कहते हैं, गोबर गैस, इसे कहते हैं गोबर गैस। इसे क्या कहते हैं, जैव गैस, इसे कहते हैं जैव गैस। और इसे क्या कहते हैं, जो मीथेन गैस है, जितने भी पशु जुगाली करते हैं, पशुओं के जुगाली से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस। उसके बाद जो आपका सीवेज होता है, जो सीवेज यानी कि जो उसके बाद ध्यान रखना है, जो CNG है, CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। और इसके बाद आपका इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक गैस, इसे कहा जाता है प्राकृतिक गैस। उसके बाद जितने भी दलदली इलाका है, दलदली क्षेत्र है, जैसे आपका धान का खेत हो गया, वहां से कौन सा गैस निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा। इसके अलावा जो कोयला का जो खदान है, कोयला का खदान, तो कोयला के खदान से भी निकलता कौन सा गैस है, मीथेन गैस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक जहरीला गैस है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक संवेदनशील किसके प्रति होते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन जो मोनोऑक्साइड ज़्यादा घुलनशील, ज़्यादा ये इसके प्रति अट्रैक्ट होता है। उसके बाद आपका है ओजोन। तो ओजोन जो है, ओजोन को नुकसान करने वाला कौन है, CFC। ओजोन परत को नुकसान कौन करता है, CFC। और जो ओजोन है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन के संरक्षण के लिए हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 16 सितंबर 1987 को हुआ है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है, कनाडा का शहर है, ठीक है। और ओजोन किस मंडल में मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा। ओजोन को वायुमंडल किस मंडल मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा, ठीक है। ओजोन को नुकसान करने वाला कौन सा गैस होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ध्यान रखना है कि अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया तो कौन नष्ट हो जाएगा, लाइकेन, ठीक है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन, ठीक है। चलिए, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया कर लेगा, जब वर्षा होगा, तो बना लेगा कौन सा अम्ल, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में दो अम्ल होता है, एक का नाम होता है H2SO4, सबसे अधिक यही होता है H2SO4। उसके बाद क्या होता है, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किसमें होता है, अम्लीय वर्षा में होता है। और इस अम्लीय वर्षा को बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का मार्बल कैंसर, ठीक है, कहा जाता है अम्लीय वर्षा को, ठीक है। चलिए, अगला अगला है भारत के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला बोला है मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही है। मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, सही है। उसके बाद है मोनोजाइट में थोड़ियम होता है, बिल्कुल। थोड़ियम का एस का नाम क्या है, मोनोजाइट। और थोड़ियम की प्राप्ति किससे करते हैं, मोनोजाइट से करते हैं। उसके बाद बोला है कि भारत की समस्त तटवर्ती वालुकाओं में मोनोजाइट की प्राकृतिक रूप में होता है, बिल्कुल नहीं। समस्त जो लिख दिया यहीं पे गलत कर दिया, समस्त नहीं। कहाँ पे मिलेगा, केरल में, ठीक है। केरल का जो तटवर्ती इलाका है यहीं पे मिलेगा कौन सा, मोनोजाइट। और इसी मोनोजाइट जो है भारत में, सॉरी विश्व में सबसे अधिक मोनोजाइट का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक मोनोजाइट का उत्पादन होता है भारत में। मोनोजाइट से क्या निकाला जाता है, थोड़ियम। तो थोड़ियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में, ठीक है। इसके अलावा बोला है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधन निर्यात कर सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। 1 2 4, ऑप्शन डी 1 2 4, ठीक है। चलिए, तो मोनोजाइट ध्यान रखना है, थोड़ियम मोनोजाइट, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखना आपको एक यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध खान है भारत का, उसका नाम क्या है, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की खान है कहाँ पे, कहाँ है जादूगोड़ा, झारखंड। जादूगोड़ा की खान है आपका झारखंड, ठीक है। चलिए, अगला आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश का मतलब हो गया 10 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री द्वारा कौन अलग होता है, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है 6 डिग्री, 6 डिग्री के बाद आपका 8 डिग्री, 8 डिग्री के बाद 9 डिग्री, 9 डिग्री के बाद 10 डिग्री, 10 डिग्री के बाद 11 डिग्री, ठीक है। 6 डिग्री द्वारा कौन अलग होता है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और कौन सा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को, मिनीकॉय से, मालदीव को मिनीकॉय से, मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद आपका 9 डिग्री चैनल, तो किसको अलग करता है, मिनीकॉय को लक्षद्वीप से, मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद है 10 डिग्री, किसको, अंडमान को निकोबार से,
अंडमान को निकोबार से। उसके बाद 11 डिग्री अमिनी द्वीप को कैनानोर द्वीप, अमिनी द्वीप को अलग करता है कैनानोर द्वीप से, अमिनी द्वीप कैनानोर द्वीप, ठीक है। चलिए इसके अलावा ध्यान रखना है आपको एक और 38 डिग्री किसको अलग करता है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से 38 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको 49 डिग्री, 49 डिग्री अलग करता है अमेरिका को किससे, कनाडा से, अमेरिका और कनाडा के बीच में आपका है 49 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथन पर विचार हमें करना है। बोला इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, क्या है, सही। 1935 के अधिनियम में कहा गया था जितने भी भारतीय प्रांत है, उस समय टोटल कितने प्रांत थे भारत में, 11 प्रांत, और कहा गया था जितने भी भारतीय प्रांत है और चाहे ब्रिटिश प्रांत है और जितने भी देशी रियासत है उन सब को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगा। लेकिन जितने भी देशी रियासत के राजे रजवाड़े थे उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उन लोगों को राजा वाला जिंदगी जीना था, इन्होंने मना कर दिया, लेकिन प्रावधान इसमें किया गया था, ये आपका कथन सही है। उसके बाद बोला है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधान मंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था, ये आपका कथन गलत। जो रक्षा और विदेश है, रक्षा और विदेश रहेगा किसके अधीन, ये रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ये किसके अधीन रहेगा, वायसराय के अधीन, ठीक है। वायसराय या फिर गवर्नर जनरल, वायसराय या फिर गवर्नर जनरल की अधीन रहने वाला ये, ठीक है, विधानमंडल के अधीन नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें केवल हो जाएगा एक, ठीक है, केवल एक। और इस 1935 के अधिनियम, इस 1935 के अधिनियम जो है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से बर्मा को क्या किया गया, भारत से अलग किया गया, उड़ीसा को बिहार से क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है प्रश्न, कौन सा सही है, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में है और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा है आपका महाराष्ट्र में, ये कथन आपका, ये अच्छा बोला है इसमें से कौन सही है, ये आपका, ये प्रश्न आपका सही, ठीक है। क्वेश्चन बोला है सांची का स्तूप चंबल नदी घाटी में है, ये आपका गलत। सांची का स्तूप चंबल नदी नहीं बल्कि सांची का स्तूप है बेतवा नदी, ठीक है, ध्यान रखना है। सांची का स्तूप पड़ता है आपका बेतवा नदी। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप आपका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है आपका सांची का स्तूप, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका पांडुलेखन गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाटी में है, ये आपका कथन गलत है। उसके बाद बोला है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में है, यह भी आपका गलत है। यह हो गया कृष्णा नदी घाटी, यह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी घाटी। उसमें बोला है सही कौन है, तो केवल एक सही, ठीक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और सांची का स्तूप जो है वो बनाया किसने है, सम्राट अशोक ने बनाया। और भारत का सबसे प्राचीन स्तूप में माना जाता है कौन सा स्तूप, सांची का स्तूप। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप जो पूर्वी चंपारण में, ठीक है, केसरिया स्तूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरावती किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। चलिए मिलाना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, आर्द्र भूमि दे रखा है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड यानी कि रामसर साइट, ठीक है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ है, उसका नाम क्या है, रामसर सम्मेलन। विश्व के जितने भी आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ रामसर सम्मेलन। और ये रामसर सम्मेलन हुआ कब है, 2 फरवरी 1971 को हुआ, और कहाँ हुआ है, ईरान के रामसर शहर में, ठीक है। इसके अलावा रामसर सम्मेलन पर, रामसर सम्मेलन में भारत शामिल हुआ है 1982 से, भारत इस पे 1982 में हस्ताक्षर किया है, ठीक है। भारत इस पे हस्ताक्षर किया है 1982 में। और भारत का पहला रामसर साइट का नाम है चिल्का, भारत का पहला रामसर साइट है चिल्का झील। और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट का नाम है सुंदरबन, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन। और भारत का जो सबसे छोटा है उसका नाम है आपका रेणुका झील, रेणुका झील कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं, 100, और 100वां नंबर का जो है
100वां नंबर का वो है आपका, कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, सुरहा ताल, इसका नाम है सुरहा ताल, इसी को बोलते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल 100 रामसर साइट। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला मिलाने के लिए, जो पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये आपका सही है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, छारी धांड कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया है जनवरी 2026 में। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 26 जनवरी सॉरी जनवरी 2026 की बात कर रहा है, ये सब तो पहले से शामिल है। ठीक है, आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2, 26 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मिलाने के लिए देता टोटल तो हमारा टोटल सही होता है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए, और सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, सबसे अधिक रामसर साइट है कहाँ, तमिलनाडु। सबसे अधिक रामसर साइट आपका है तमिलनाडु। उसके बाद कौन सा राज्य है, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है, बिहार। बिहार में कितने रामसर साइट, 6। और बिहार का पहला रामसर साइट कौन है, कांवर झील। और बिहार का सबसे बड़ा रामसर साइट भी कौन है, सबसे बड़ा भी आपका कौन है, कांवर झील। ठीक है, अगला ये, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या बोला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो बोला है यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया गया। ये आपका गलत। तो ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है एक संस्था, जिसको बोलते हैं जर्मन वाच संस्था। जर्मन वाच संस्था ही जारी करता है। ये कथन आपका गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे बोला है UNEP, तो ध्यान रखना है ये जो UNEP है, इस UNEP की स्थापना हुआ है 5 जून 1972 को। UNEP की स्थापना हुआ है 5 जून 1972 को। और इस UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, केन्या। इसलिए 5 जून को मनाते हैं क्या, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए इसी, क्योंकि इससे पहले हुआ था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था पहला पर्यावरण सम्मेलन, उसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, चलिए, और इसमें भारत 23वें स्थान पे है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 23वां। ठीक है, दूसरा कथन आपका सही, पहला गलत इसलिए क्योंकि इसको जारी करता है कौन, जर्मन वाच संस्था जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने की मुख्य थीम क्या है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2026 घोषित किया कौन सा वर्ष, कृषि का वर्ष। ठीक है, और इसका मुख्य थीम क्या है, समृद्ध किसान समृद्ध राज, समृद्ध किसान समृद्ध राज। मध्य प्रदेश ने 2026 को घोषित किया है कृषि का वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में निम्नलिखित में कौन सा फिनटेक स्टार्टअप 2026 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी, उसका नाम क्या है, जसपे। ठीक है, उसका नाम आपका जसपे। ठीक है, आप पेमेंट वगैरह सब कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, उसमें जसपे लिखा आता है। ठीक है, जसपे ही। ठीक है, चलिए, हाँ, जसपे का ऑप्शन आता है उसमें, जसपे। चलिए अगला है, अगला है कौन सा गलत है। पहला बोला है यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करे तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यही कथन आपका गलत है। इसे अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, मतलब यदि माध्यम के कण यानी तरंग चल रहा है इस प्रकार से, अगर तरंग की गति इस प्रकार से है, ठीक है, जो माध्यम के कण है ये लंबवत गति करता है, ऐसे लंबवत, ऐसे। ठीक है, ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, और इस प्रकार की जो गति है इसे कहते हैं कौन सी गति, ये कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में जो ऊपर गया है इसको क्या बोलते हैं, श्रृंग कहते हैं। इसे कहा जाता है श्रृंग, इसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। श्रृंग और गर्त कहा जाता है। ठीक है, तो माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा की लंबवत गति करते हैं तो इसे हम अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, जैसे प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। जितने विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ध्वनि आपका है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, चलिए, इसमें बोला है कौन गलत है, तो आपका ए गलत। ठीक है, और लेकिन अगर वही माध्यम के कण अगर तरंग संचरण दिशा में गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, उसे कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलता है, संपीड़न और विरलन। संपीड़न और विरलन, अगर पास आ गया संपीड़न, दूर चला गया विरलन। तो संपीड़न और विरलन के रूप में गति करते हैं कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और श्रृंग और गर्त के रूप में गति कौन करता है, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसा है, अनुदैर्ध्य। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत। ठीक है, इसमें बोला है कौन गलत। अभी बोले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा तरंग था, अनुप्रस्थ तरंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनुदैर्घ्य, ये आपका क्या है, गलत। ठीक है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जितने विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ये निर्वात में भी क्या होता है, गति करता है। और इस सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो गति होता है, प्रकाश गति क्या होता है, बराबर होता है, यानी 3 × 10 की पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में, जिसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में क्या, आर एम आई भी यू एक्स गामा हो गया। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव कहते हैं, इसका कहते हैं, इसे कहा जाता है माइक्रोवेव। ठीक है, ये हो गया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। भी मतलब हो गया विजुअल, यू मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट, एक्स मतलब एक्सरे हो गया, ये मतलब हो गया गामा रे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, गामा के पास। सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है गामा के पास, इसलिए सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होता है, गामा का। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा का, सबसे कम वेदन क्षमता रेडियो का। ठीक है, सबसे अधिक जो आवृत्ति होता है गामा का, और सबसे कम आवृत्ति रेडियो का। सबसे अच्छा, अगर आवृत्ति इसका ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव का। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें आपका बीच में क्या है, विजुअल। विजुअल मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का क्या है, ये मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। ये अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको बोलते हैं हम लोग पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। और जो एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है। और आपका इंफ्रारेड रे, रिमोट में कौन सा रे होता है, इंफ्रारेड, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त किरण। रिमोट में अवरक्त किरण, मांसपेशी के उपचार में अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं, मांसपेशी के इलाज में अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, आरओ वाटर में कौन सा वेव होता है, अल्ट्रा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए, अगला है, सही कथन इसमें चुनना है। बोला किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल, अगर हम दिशा सूचक यंत्र रख देंगे तो वो दिशा बता देगा चुंबक का। और चुंबक हमेशा किधर रुकता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। अगर हम किसी स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से अगर हम चुंबक को छोड़े, क्या होगा, हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर जाकर रुकेगा। क्या बोला है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक सुई उत्तर पूर्व दिशा में रुकता है, नहीं, उत्तर क्या होगा, दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ये क्या है आपका, गलत। उसका बोला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। बिल्कुल क्या है, सही है। अगर ये अगर मान लेते हैं चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव है, क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है कि जो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्या होते हैं, क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उत्पत्ति होती है, उत्तरी ध्रुव से, कहाँ चलती है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिण ध्रुव जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ से उत्पत्ति होगा, ये चला जाएगा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ये। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे अधिक सघन कहाँ होता है, सबसे अधिक सघन कहाँ होता है, ध्रुव के पास। सबसे अधिक सघन होता है ध्रुव के पास, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुव के पास। सबसे कम कहाँ होता है, मध्य में होता है। ठीक है, तो बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के सघन निकट सघन होता है। बिल्कुल क्या होता है, सघन होता है। सघन होता है मतलब एकदम पास पास होता है, ऐसे देखने दूर दूर हो जाए। अगला बोला है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, नहीं, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये आपका गलत है। इसमें सही क्या है, 1 और 3, 1 और 3 इसमें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, अगला है, कथन पर हमें देखना है इसमें से कब किसकी खोज हुआ है। बताइए क्या होगा आंसर, कॉमन सेंस लगाना है, आंसर बताना है। इसमें कुछ नहीं पता तो सबसे पहले पता ही होगा, सबसे पहले किसका खोज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के बाद किसका खोज हुआ होगा, प्रोटॉन का। उसके बाद किसका हुआ होगा, न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या हो गया, 3 4 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऐसे डेट लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन खोज हुआ 1897 में, प्रोटॉन खोज हुआ है आपका 1917 में, न्यूट्रॉन खोज हुआ है 1932 में, और पाइमेसन खोज हुआ है 1943 में। इलेक्ट्रॉन खोज करने वाले कौन थे, जे थॉमसन। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन, नाम रखा रदरफोर्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन खोज किसने किया है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन खोज करने वाले हैं जेम्स चैडविक। ठीक है,
चलिए, और इसका पाइमेसोन इसकी खोज करने वाले हैं पॉवेल, इसकी खोज करने वाले हैं पॉवेल। न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। और प्रोटॉन खोज करने वाले हैं गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन इसका खोज किया, नाम रखा है किसने, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मोसले। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे बोले सिर्फ आवर्त सारणी के जनक तो क्या होगा, मेंडलीफ। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मोसले, ठीक है। चलिए, इसके बाद ध्यान रखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल कितने वर्ग हैं, तो वर्ग हैं टोटल कितने, 18। कितने आवर्त हैं, आवर्त हैं कुल कितने, 7। 7 आवर्त और वर्ग कितने हैं, 18 हैं। तो बोला है उसमें कि किसी वर्ग का नाम क्या क्या रखा है। जैसे आपका वर्ग 1 है तो वर्ग 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। वर्ग 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, और वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, और वर्ग 17 को बोलते हैं हैलोजन, और वर्ग 18 को बोलते हैं क्या, नोबेल गैस कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह ध्यान रखना है वर्ग 3 से लेके 12 तक, वर्ग 3 से लेके 12 तक को क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं, इसे कहते हैं संक्रमण धातु। और किस ब्लॉक में आएगा ये, डी ब्लॉक चला जाएगा आपका, किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में चला जाएगा, 3 से लेके 12 तक, ठीक है। उसके बाद जो आपका ध्यान रखना, 1-2 वर्ग का नाम, एक है वर्ग 16, तो वर्ग 16 को बोलते हैं आपका चैल्कोजन, चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है, इसमें ऑप्शन आता है। उसके बाद वर्ग 17 है, तो वर्ग 17 क्या बोलते हैं, हैलोजन, लवण बनाने वाला, वर्ग 17 हो गया हैलोजन। और जो वर्ग 18 है उसे कहते हैं नोबेल गैस, इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस। वर्ग 18 को बोलते हैं नोबेल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। हीलियम, नियन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर बताइए, डी। चलिए, एक का हो गया डी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है प्रबल, कौन सा कथन सही है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारीय लवण अम्लीय होते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और अगर किसी का पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय, 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। चलिए, बोला है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ध्यान रखना है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, दुर्बल क्षार। सुनिए, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे दुर्बल क्षार के साथ, और ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, लवण बनता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया करने से बनता है लवण, लेकिन ध्यान रखना है लवण तो बनेगा, लेकिन ये लवण कैसा बनेगा, बताइएगा, ये लवण कैसा बनेगा, ध्यान रखना है, सुनिएगा। ये इसमें प्रबल कौन है, अम्ल क्या है, प्रबल है, तो ध्यान रखना है कि प्रबल जो ज्यादा प्रभावी होगा अपना गुण छोड़ देगा, कैसा बनेगा ये, क्या बनेगा, प्रबल लवण बनेगा, ठीक है। और प्रबल लवण बनेगा तो कैसा होगा, लवण का प्रभाव कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्ल का इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रबल लवण बनेगा लेकिन कैसा होगा ये, कैसा होगा ये, अम्लीय होगा ये, ठीक है। अम्लीय है तो इसका मतलब पीएच मान क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, 7 से हो जाएगा कम, पीएच मान हो जाएगा 7 से कम, ठीक है। उसी तरह अगर बोल दे प्रबल, प्रबल अम्ल, और अगर हम इसका अभिक्रिया करवा दें प्रबल क्षार से, दोनों प्रबल है, दोनों प्रबल है, तो अम्ल क्षार से क्या बनेगा, लवण बनेगा, अम्ल क्षार से बनेगा लवण, लवण, और दोनों प्रबल है तो क्या हो गया, उदासीन हो जाएगा, दोनों अपना प्रभाव छोड़ देगा, क्या हो जाएगा, उदासीन। और अगर उदासीन है तो पीएच कितना होगा, 7, पीएच होगा इसका 7, ठीक है। चलिए, अच्छा ध्यान रखना है आपको, प्रबल लवण का नाम, जैसे हम प्रबल अम्ल का नाम, जैसे हमने कहा HCl, क्या है ये, प्रबल अम्ल है। जैसे हमने कहा H2SO4, क्या है, प्रबल अम्ल है। जैसे हमने कहा HNO3, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल उसको बोलते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे ध्यान रखना है आपको प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, जैसे हमने कहा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने कहा KOH, ठीक है। जैसे हमने कहा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब आपका है प्रबल क्षार। और जितना भी खाने वाला अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जितना भी है खाने वाला, मैलिक अम्ल, जितना भी खाने वाला अम्ल है सब क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए हम लोग उसको खा पाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ध्यान रखना आपको दुर्बल
प्रबलम तो दुर्बल क्षार, दुर्बल जैसे हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद बोला जब विद्युत धारा, पहला कथन क्या है, सही है। जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल नहीं। सोडियम क्लोराइड अपघटित होकर क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस और क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है आपका, गलत, सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा, दूसरा कथन गलत हो गया। जिसका सही कौन है, सही कौन है, केवल सही आपका केवल एक, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अम्ल वह है जो जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार वह है जो जल में घुलकर देता है OH माइनस आयन। इसके बारे में बताया किसने था, आर्हेनियस ने बताया, ठीक है। चलिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 और HNO3। उसके बाद एक होता है अम्लराज, अम्लराज में 2 होता है, एक होता है HCl, एक क्या होता है HNO3। अनुपात क्या होगा, 3:1, 3:1 अम्लराज। और अम्लराज में सोना प्लेटिनम वगैरह सब क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। चलिए, यह है आपका अम्ल, ठीक है। और उसके बाद अम्ल का pH मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 14 तक, बीच में कितना होता है, 7। इधर से दे जाएंगे तो अम्लीय होगा, इधर से इधर क्या होंगे, और बीच में क्या होगा। अब pH मान की खोज किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। pH की खोज किया है सोरेनसन 1909 में, pH खोज किया है सोरेनसन 1909 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों घोषणा किया गया, ठीक है, घोषणा किया गया। तो बोला इसमें कथन क्या है, तो बोलिए, इसमें बोला है कि राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी, बिल्कुल क्या है, सही है। और इसमें कहा गया है जो 5 लोग होंगे उस 5 लोग को मिलेगा क्या, पद्म विभूषण, 5 लोग को मिलेगा पद्म विभूषण, ठीक है। 5 को मिलेगा पद्म विभूषण, और 5 को पद्म विभूषण मिलेगा, और बाकी को क्या मिलेगा, बाकी को मिलेगा 13 को क्या मिलेगा, 13 को मिलेगा आपका क्या, पद्म भूषण के नीचे क्या होता है, पद्म भूषण। इसके बाद हो जाएगा आपका पद्म भूषण। अब बाकी बच गया कितना, 113, इसको क्या मिलेगा, पद्म श्री, इसको मिलेगा पद्म श्री मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, यह है। और बोला है इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। और इस वर्ष धर्मेंद्र सिंह देओल, जो सनी देओल के पिताजी है धर्मेंद्र सिंह, इसको मरणोपरांत कला में क्या मिला है, पद्म विभूषण सम्मानित किया, यह भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। अच्युतानंद, इनको भी मिलेगा, एक व्यक्ति धर्मेंद्र है और एक व्यक्ति है, इनको क्या मिलेगा, मरणोपरांत क्या मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, पद्म पुरस्कार देता कौन है, राष्ट्रपति देता है। और भारत का सबसे जो पद्म पुरस्कार है उसमें सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत हुआ था कब, 1954 में, और पहली बार दिया गया था सिराज गोपालाचारी को, और किसको दिया गया, CV रमन को और सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, और पिछले बार 2024 में दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। चलिए 5 लोगों को, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, ब्रायोफाइटा कहा जाता है पादप जगत का उभयचर, ठीक है। सुनिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा, ठीक है, सुनिए, जो पादप जगत है, इस पादप जगत में, पादप जगत को हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। एक आपका कहलाता है क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम एक आता है फेंड्रोगैम, क्रिप्टोगैम और एक कहलाता है फेंड्रोगैम। क्रिप्टो और फेंड्रो, क्रिप्टो मतलब होता है जिसमें ना तो जड़ होगा, ना तना होगा, ना फल होगा, ना फूल होगा, ना बीज होगा, उसको बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स, मतलब पूरी तरह से क्या होगा, अविकसित होगा। और जो पेड़ पौधा विकसित होगा उसका बोलेंगे फेंड्रोगैम्स कहेंगे। जो विकसित है उसको फेंड्रोगैम, जिसमें फल होगा, फूल होगा, जितना भी होगा, बीज होगा उसमें। और क्रिप्टोगैम्स को बांट देते हैं 3 भाग में, ठीक है। एक को बोलते हैं थाइलोफाइटा,
थैलोफाइटा, एक को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, एक को बोलते हैं टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, ठीक है। चलिए, और थैलोफाइटा, इनमें भी ध्यान रखना है कि क्रिप्टोगैम में जो सबसे कम विकसित पौधा है वो क्या है, थैलोफाइटा। इसी थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका शैवाल आता है, और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, शैवाल आता है, इसी में आपका लाइकेन आता है, इसी में आपका लाइकेन आता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, ध्यान रखना है कि थैलोफाइटा में ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ना फूल है। और आपको पता है कि पेड़ पौधों में खनिज लवण, जो जल का परिवहन, जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है, और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है, और इसको क्या बोलते हैं, परिवहन उत्तक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है थैलोफाइटा में शैवाल और लाइकेन आता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इसको बोलते हैं, अच्छा ये पौधा जो थैलोफाइटा वाला सब रहता है जल में रहता है, ये सारे सारे पौधे रहते हैं जल में। और उसके बाद है आपका ब्रायोफाइटा, मतलब थैलोफाइटा थोड़ा सा विकास हुआ, कहलाया ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा जो है जल में भी रहेगा, फल में भी रहेगा, मतलब उभयचर, यानी कि पूरी तरह से ना तो जल में है, ना पूरी तरह से फल में, मतलब क्या है बीच में, इसको क्या बोलेंगे, उभयचर गए, इसे कहा जाएगा उभयचर। तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं उभयचर। इसमें एक दो नाम याद रखना, जिसमें नाम रखना है मॉस स्फेगनम, मॉस स्फेगनम रिक्सिया, मॉस स्फेगनम रिक्सिया मर्केंसिया, मॉस स्फेगनम रिक्सिया मर्केंसिया, लीवरबट, लीवरबट हॉर्नबट, लीवरबट हॉर्नबट, मॉस स्फेगनम रिक्सिया मर्केंसिया, लीवरबट हॉर्नबट, ये सब है ब्रायोफाइटा, ठीक है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो पौधा होता है, टेरिडोफाइटा जो है, इसे कहा जाता है पादप जगत का रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, रेंगने वाला। और ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर, ये एम्फीबियन है। और जो टेरिडोफाइटा है, इसमें ध्यान रखना, इसमें तो पहली बार जो है जाइलम और फ्लोएम पहली बार देखने को मिलता है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। तो पहली बार जाइलम फ्लोएम देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा में, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है संवहन तक पहली बार टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें हॉर्सटेल, हॉर्सटेल, इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें मर्सिलिया, मर्सिलिया एक्विजिटम, एक्विजिटम, ठीक है, एक्विजिटम। इसमें ध्यान रखना है ऑफियोग्लोसम, सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है इसी में, ऑफियोग्लोसम में 630 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, हम लोग में 23 जोड़ा क्रोमोसोम, ऑफियोग्लोसम में 630 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो हॉर्सेल है, मर्सिलिया है, एक्विजिटम है, उसके बाद ऑफियोग्लोसम, ये सब आपका टेरिडोफाइटा है। और उसके बाद जो फैंड्रोगैम्स होता है, मतलब जो विकसित, जिसमें फूल होगा, फल होगा, बीज होगा, क्या लगेगा, फैंड्रोगैम्स। इसको बांट देते हैं दो भाग में, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, एक को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, मतलब नग्न बीजी, नग्न बीजी का मतलब जिसका बीज होगा वो बाहर रहेगा, नग्न बीजी का लगेगा उसमें, ठीक है, नग्न बीजी। एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एक कहलाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब जिसका बीज कहाँ रहेगा, फल के अंदर में रहेगा, उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। और सब में विकसित कौन होता है, सब ज्यादा एंजियोस्पर्म। और इस एंजियोस्पर्म को भी फिर से बांट देते हैं दो भाग में, एक को बोलते हैं एक बीज पत्री, एक को बोलते हैं द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, ठीक है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, ठीक है। इसमें जिम्नोस्पर्म में एक दो ध्यान रखना है आपको नाम, साइकस, साइकस का पौधा, पाइनस का पौधा, साइकस है, पाइनस है, सिकोया है, साइकस पाइनस सिकोया इसमें आ जाता है। और बाकी हमारे आसपास जितना भी पौधा सब दिख रहा है, सब क्या है आपका एंजियोस्पर्म। कुछ में, जिसमें क्या है, कुछ एक बीज पत्री है और कुछ क्या है द्विबीज पत्री। जैसे मान लीजिए मटर, मटर यानी मटर हो गया, मटर जब फूलता है दो भाग में टूट जाता है, चना दो भाग में टूट गया, क्या है, द्विबीज पत्री है, ठीक है। जैसे हमने कहा गेहूं, चावल, सब क्या होता है, एक बीज पत्री होता है। गेहूं चावल एक बीज पत्री, जो मटर वगैरह सब होता है, मटर है, चना है, दलहन है, सब क्या है आपका द्विबीज पत्री का लग, ये है आपका पूरा, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसमें क्या बोला है। तो बोला है ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, केवल क्या है, पहला ही कथन क्या है, सत्य है, पादप जगत को उभयचर कहते हैं। उसके बाद बोला है इनमें पौधे के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पानी और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है, नहीं, ब्रायोफाइटा में उत्तक जल परिवहन के लिए नहीं पाया जाता है। पहली बार किसमें देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा में, तो गलत है ये। उसके शरीर को आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं में विभाजित किया बिल्कुल नहीं, तना पत्ती, अभी बोले इसमें ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ना फल है, ना फूल है, तो बिल्कुल इसमें होगा ही नहीं। मॉस और मर्केंसिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे। इसमें आपका लगभग दो कथन सही हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी लिखे हैं आप, कहाँ हम लिखे हैं,
देखिए ब्रायोफाइटा का उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या है, मॉस, ठीक है, मॉस है, मर्केंसिया है, ठीक है, मॉस मर्केंसिया ऑप्शन में दे रखा है, तो अब हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। मॉस यानी फ्यूनेरिया और मर्केंसिया ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, ये भी आपका सही, ध्यान रखना इसमें दो कथन आपका सही, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। मॉस मर्केंसिया ब्रायोफाइटा का उदाहरण बिल्कुल सही है, ठीक है? अगला प्रश्न, चलिए आज ये कोशिका, सेल ऑर्गेनेल, कोशिका। इधर कोशिकांग दे रखा है, उसका काम दे रखा है, ठीक है। जैसे दे रखा है पहला गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ER दो प्रकार का, एक SER, एक क्या होता है, RER होता है। ER की खोज किसने किया है, पोर्टर ने किया है, ठीक है। उसका देगा राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। सी का क्या हो गया, 3, ठीक है। चलिए उसके बाद है लाइसोम, लाइसोम का काम क्या है, पाचन करना। लाइसोम मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, जितने भी जो कोशिका नष्ट होगा उसका भी क्या कर देगा, पचा देगा। लाइसोम को बोलते हैं अंतः कोशिकीय पाचन, कौन करता है, लाइसोसोम। और लाइसोम की खोज किया है, डी डुबे ने किया है, और इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला, या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम होता है दो प्रकार का, 70S और 80S, ठीक है। चलिए उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता, जो SER होता है इसका काम होता है लिपिड का संश्लेषण करना, ठीक है। और गोल्जी बॉडी के टूटने से बनता है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के टूटने से, ठीक है। मेरा ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, 2 4। चलिए ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। कृषि लागत और कीमत आयोग, CACP, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। ध्यान रखना है, MSP जिसको बोलते हैं, कम से कम उस फसल का कीमत कितना होना चाहिए, इसको निर्धारण करने के लिए जो CACP है, 32 फसल नहीं बल्कि ध्यान रखना है 22 फसल, 22 फसलों के लिए MSP निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद बोला है केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण द्वारा ये किया जाता नहीं, इसके लिए क्या, इसके लिए कौन है, कृषि कल्याण मंत्रालय, इसके लिए मंत्रालय है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। CACP जारी करता है, CACP जो किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, कृषि और कल्याण मंत्रालय। ना ये सही है ना ये सही है, क्या है इसमें, ना तो एक है ना ही दो है, ठीक है। चलिए मनरेगा अधिनियम है, बिल्कुल अधिनियम है, तो पूछा है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए क्या होगा मनरेगा का फुल फॉर्म, आपके सामने लिखा होगा, हम इधर फिलहाल लिख रहे हैं। नरेगा एक्ट है 2005 का, नरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से, इस नरेगा को बना दिया गया मनरेगा, मनरेगा बना दिया गया इसको 2 अक्टूबर 2009। और इस मनरेगा का नाम नया हो चुका क्या, VBG, VBG राम जी, इसका नया नाम हो चुका है VBG राम जी, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, इसके तहत कितना दिन का रोजगार मिलेगा, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पहले कितना मिलता था, 100 दिन का रोजगार, अब इसमें हो गया 60-40 का रेशियो, ठीक है। 60% केंद्र सरकार पैसा देगा और 40% राज्य सरकार देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्या होगा, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। MG नरेगा यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले था नरेगा, नरेगा एक्ट था 2005 का, नरेगा को कर दिया गया, नरेगा लागू हुआ है 2 फरवरी 2006 से, नरेगा को बना दिया गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा में क्या, किसका नाम जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी का, ठीक है। और उसके बाद इसका नया नाम मोदी जी ने कर रखा है VBG राम जी, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, इसके तहत मिलेगा 125 दिनों का रोजगार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और क्या हो, समाजवादी, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो,
दोनों का अस्तित्व हो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करें उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें दोनों का अस्तित्व हो, जिसमें जो हेल्दी कंपटीशन होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका जनक कौन है? एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक है एडम स्मिथ और समाजवादी के जनक हैं कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? जेएम किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है जेएम किन्स। और विश्व का सबसे बड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? भारत। ठीक है, तो प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? पहला, निर्वाह और व्यावसायिक कृषि की उपस्थिति, पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का अस्तित्व, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने भी संसाधन आवंटन है, जो वाणिज्य व्यापार है, इस पे कंट्रोल किसका होता है? सरकार का। ठीक है, चलिए इसके आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल थोड़ा बहुत होता है किसका? सरकार का भी होता है। ऐसा नहीं पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है कुछ भी अपने मन से करेगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है इसमें सरकार का, सरकारी हस्तक्षेप यहाँ पे होता है। लेकिन सबसे अधिक अच्छे ध्यान रखना है किसमें सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता है? पूंजीवादी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर। तो लेसेस फेयर का सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था के लिए है? पूंजीवादी। और लेसेस फेयर का मतलब हस्तक्षेप, मतलब सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है सिंपल सा, क्या कमाना? लाभ कमाना। सबसे अधिक लाभ कमाना उद्देश्य है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और समाजवादी अर्थव्यवस्था काम है लोगों का कल्याण करना। ठीक है, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है सिर्फ सरकारी कंपनी। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला है, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन और संशोधन और पैकेजिंग, एक वर्ड आ गया यहाँ पे पैकेजिंग, तो कौन है जो प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग करता है? वो कौन है पैकेजिंग करने वाला? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं गोल्जी बॉडी कहा जाता है। और ये क्या करता है? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज के साथ इसको पैक कर दिया, ग्लाइकोलिपिड। और ये कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन, पैक कर दिया ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोटीन को पैक कर दिया ग्लूकोज के साथ, कहलाया ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड को पैक कर दिया ग्लूकोज के साथ, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम कौन करता है? तो वह है गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, इसे कहते हैं कोशिका का परिवहन नियंत्रक। इसे कहते हैं कोशिका का परिवहन नियंत्रक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। इसकी खोज किया किसने? अल्टमैन ने। नाम किसने रखा? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय श्वसन, अंतःकोशिकीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं ईआर, और ईआर क्या करता है? लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करता है, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करता है कौन? ईआर। ईआर दो प्रकार के, एक एसईआर और कौन होगा? आरईआर। तो एसईआर करता है लिपिड का संश्लेषण और आरईआर करता है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सहयोग पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ध्यान रखना, सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बोला है उनकी यात्रा 3 दिवसीय थी, नहीं इनकी यात्रा 1 दिवसीय थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने छात्रों को अध्ययन करने के लिए क्या? अध्ययन करने के लिए, हाँ अध्ययन करने के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति की घोषणा किया है, ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, अच्छा इसको कर लीजिएगा, 2 दिन गए थे वो। ठीक है, ये गलत है आपका, ये सही है, इसमें केवल क्या है? 2 सही है। ठीक है, तिरुवल्लुवर जो है छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा किए थे जहाँ पे जाके, तो मलेशिया में। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालामपुर। मलेशिया की राजधानी है कोलालामपुर। ठीक है, चलिए अगला है, नवंबर 25 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया? कौन सा वर्ड है जिसको 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? उसका नाम है पैरासोशल। पैरासोशल का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के प्रति या किसी एक चीज के प्रति ज्यादा झुकाव। जैसे जिस व्यक्ति को हम जान नहीं रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसके बारे में हमारा, जैसे मान लीजिए किसी एक्टर के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई कोई बोलता है हमारा ये एक्टर फेवरेट है, ठीक है, भले उससे वो मिला नहीं है, भले उसको पर्सनली उसको नहीं जान रहा है, लेकिन फिर भी उसका क्या हो जाता है? उसके प्रति उसका झुकाव ज्यादा हो जाता है।
किसी हो सकता है वो सोशल मीडिया का कोई व्यक्ति हो सकता है, फलना फलना जो है व्यक्ति हो सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के प्रति हम ज़्यादा अगर झुका है, किसी एक तरफा झुका है, तो उसी को बोलते हैं पैरासोशल कहा जाता है। ठीक है, इसी पैरासोशल को घोषित किया गया 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जनवरी 26 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में कथन विचार करना है। इसमें बोला है यह विधेयक तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 1994 को निरस्त करने का उद्देश्य रखता है। ये भी आपका सही है। संशोधन के अंतर्गत 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले था लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। पहले था कि भाई जिसको अगर 2 से अधिक बच्चा है तो वो स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब पंचायत वगैरह में मुखिया का चुनाव वगैरह सब नहीं लड़ेगा, लेकिन वर्तमान में उसको समाप्त कर दिया गया। और यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में सार्वभौमिक राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ये भी आपका सही है। क्या सही है इसमें? तीनों कथन क्या है आपका सही। ठीक है, और यहाँ पे है पंचायत, और पंचायत के लिए कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है पंचायत के लिए। पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। पंचायत कितना विषय है? 29 विषय है। पंचायत कुल कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। ठीक है, और पंचायत कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो किसके सिफारिश पर लागू किया गया है? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है 99, चंद्रयान 2 के कलाश पायलट ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभावों का पहला अवलोकन किया है। ये बात कर रहा है चंद्रयान 2 का, ये आपका सही है। उसके बाद चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया है। क्या है? सही है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV M3 M1 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। दोनों कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुआ है? 2008 से हुआ है। ठीक है, और 24 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उसी तरह ध्यान रखना आपको 11 नवंबर, 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन है 11 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उसी तरह ध्यान रखना आपको 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय क्या? शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उसी तरह एक महीना और चले जाएंगे, 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उसी तरह ध्यान रखना है आपको 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ध्यान रखना ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। सब क्या है? अलग अलग। ठीक है, चलिए इसका ये कब से प्रारंभ हुआ है? 24 जनवरी 2008 से। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोग का ये जो टेस्ट फर्स्ट था, इसका हम लोग सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं 1 से लेकर 100 तक, जिसको हम लोग 2 पार्ट में किए हैं। आज हम लोग का पार्ट ये 2 था, दूसरा पार्ट था ये। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद इसमें जितने प्रश्न कराए गए हैं, इन सारे प्रश्नों को क्वेश्चन के फॉर्म में आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आपको ऐड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन आप खोलिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा टेस्ट का लिंक। तो सारे लोग टेस्ट के लिंक में जाइए और टेस्ट को ओपन कीजिए, और सारे प्रश्नों को वहाँ पे सॉल्व कीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।